की बात हुए युद्ध विराम का ऐलान जो टॉम बराक ने किया था, उसको कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि यहां नेतन्याहू ने एक अल्टीमेटम दे दिया है और इस अल्टीमेटम के बाद जो एक युद्ध विराम होता हुआ नजर आ रहा था, क्या वो युद्ध विराम से पहले ही खड्डे में चला जाएगा युद्ध विराम? क्या सीज फायर की जो बात चल रही थी इजराइल और सीरिया के बीच में, क्या वो खड्डे में चली जाएगी? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, सीरियाई जंग में अगले 48 घंटे अहम है, ये कह रहे हैं इजराइल के पीएम नेतन्याहू, और बड़ा अल्टीमेटम उन्होंने सीरिया को दे दिया है। 48 घंटे में ड्रूज की हिफाजत को पुख्ता करो। ड्रूज वो कम्युनिटी है जिसके लिए इजराइल ये कह रहा है कि उसने अटैक किया था सीरिया पर और दमिश्क पर उसने गोले बरसाए थे। अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे के दौरान अगर ड्रूज कम्युनिटी की सुरक्षा को आपने कंफर्म नहीं किया, उनकी सुरक्षा को पुख्ता नहीं किया, तो देखिए फिर 48 घंटे के बाद हम क्या करते हैं। यानी कि एक तरफ सीज फायर की बात, उस सीज फायर की बात को कुछ घंटे भी नहीं बीतते हैं, यहां फिर से युद्ध की बात होने लग जाती है। युद्ध विराम होते होते युद्ध की स्थिति वापस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये सीधा अल्टीमेटम नेतन्याहू की तरफ से सीरिया को दिया गया है। वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर ड्रूज कम्युनिटी की सुरक्षा को आप सुनिश्चित करो, वरना फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। नेतन्याहू ने खास बात यह है कि जब टॉम बराक, जो कि अमेरिका के तुर्की में राजदूत हैं, जब वो ये कह रहे थे कि युद्ध विराम हो रहा है, तब इजराइल की तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। लेकिन इजराइल का यह स्टेटमेंट जरूर आ गया कि अगले 48 घंटे अहम हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे में ड्रूज की हिफाजत को पुख्ता करे सीरिया, अल शरा जो पुख्ता करें ड्रूज कम्युनिटी की हिफाजत को। 48 घंटे के बाद हम ये फैसला करेंगे कि अटैक करें या फिर क्या करें। तो सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालात काबू में नहीं आए तो फिर 48 घंटे के बाद हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इजराइल पूरे मामले में 48 घंटे तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है और फिर हम फैसला लेंगे। स्वेदा में आईडीएफ को घुसने की मंजूरी मिल गई है, ये रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि शांति स्थापित नहीं होने पर इजराइल ऑपरेशन चलाएगा, इस बात का सीधा सीधा संकेत, इस बात को डायरेक्टली अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई भी युद्ध विराम नहीं है। यानी कि जिस तरह की आशंका लग रही थी कि क्या इजराइल युद्ध विराम करेगा, टॉम बराक जो कह रहे थे कि दोनों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन इजराइल का यह स्टेटमेंट क्या इन चीजों को बढ़ा देगा। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मनन द्विवेदी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये मतलब टॉम बराक कहते हैं युद्ध विराम की बात, कुछ घंटे भी नहीं बीतते हैं, इजराइल कहता है कोई युद्ध विराम नहीं, 48 घंटे बाद फैसला लेंगे। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इसी को बोलते हैं शेर शेर होता है। ये जो ट्रंप है, अपनी पीस अवार्ड लेने के चक्कर में, नोबेल पीस लेने के लिए, अब कहाँ रह गई बात? आपने इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी सुलह करा दी, आपने इजराइल की भी सुलह करा दी, आपने हमास का लड़ाई भी रोक दिया, आपने यूक्रेन का लड़ाई भी रोक दिया। आप तो सबसे ज्यादा एलिजिबल है। मैं इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, मैं बात को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर युद्ध के पीछे यूएसए नहीं है? और अब आ गई बात कि आपकी सुन कौन रहा है? आपका इजराइल तो सबसे बड़ा यार दोस्त खासम खास है, नहीं सुन रहा आपकी। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसी को बोलते हैं प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा में हो ये रहा है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट जो है वो यूएस दिखाता है कि ये देखिए शांति की जो गाजर है आपके सामने लटकी हुई है, इसके ऊपर आइए। स्टिक क्या है? इजराइल है कि वो मार रहा है, दबा दबा के ठोक रहा है आपको, किसी की उसको कोई परवाह नहीं है। बट अपने आप में अगर देखा जाए तो जहां तक मेरा अपना आकलन है, ड्रूज और बेडोइन की जो ये ग्रुप्स की जो लड़ाई है, मेरे को नहीं समझ आती कि इसका इजराइल से क्या लेना देना। ज्यादा बड़ी बात, अगर आपका लेना देना असद सरकार के खिलाफ था और आज की तार में शारा के खिलाफ है जो वहां के प्रेसिडेंट है, तो भाई क्या यही तरीका है कि आप ड्रूज के फेवर में बात करेंगे? आप फेवर में बात कर सकते हैं, डिप्लोमेटिकली कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये जो स्ट्राइक करने की एबिलिटी है, मुझे लगता है इंडिया को भी सीखना चाहिए कि अगर पीस हाथ जोड़कर ना आए तो उस हाथ के थप्पड़ को दिखाना कई बार जरूरी पड़ता है। क्योंकि कुछ कंट्री, अब ये वही कंट्री है ना सीरिया, जो कहीं एक समय पे इजराइल को आंखें दिखा रहा था, और आज आप देखिए कहां से कहां बात पहुंच गई। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन कहां गया भाई? इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ गया। चाइना कहां गया?
इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ गया। यहाँ ह्यूमैनिटेरियन नीड है आपको सीरिया में, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, मेडिकल एड नहीं मिल रही, कहाँ हो आप? इसलिए मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन में भारत जैसी कंट्री की स्थायी सदस्यता अनिवार्य है, जरूरत है, उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंट्री आज कहीं कुछ कह पाता है तो वो सिर्फ इंडिया है। बट फिर भी इंडिया का बोलबाला सबको दिखता है, आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सीरिया को कमजोर करने के लिए इजराइल हर वो कोशिश करेगा जो कि उसको, सीरिया को इजराइल और यूएस का एक पपेट बना दे, कठपुतली बना दे। लड़ाई सिर्फ कौम की या क्लैंस की नहीं है, ज्यादा बड़ी लड़ाई इस समय इलाकों के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर, देशों के ऊपर अपने दबदबे की है। इस दबदबे को जो यूएस लाना चाहता है, उसका जो जरिया है, जो मिलिटेंट जरिया है, मिलिट्री जरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है, उस ब्रेकिंग न्यूज को बताकर फिर मनन जी के पास चलेंगे। बड़ी खबर यह है कि सीरियाई नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि ड्रूज के बहाने शरा को हटाने की साजिश चल रही है। शरा सरकार गिराना चाहते हैं नेतन्याहू, अल्पसंख्यक की रक्षा के बहाने हम पर अटैक किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि आप ये समझिए कि सीरिया भी चुप नहीं है इस पर। अगर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में आप ड्रूज की सुरक्षा को सुनिश्चित करो, तो सीरिया की तरफ से भी जवाब आ गया। वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रूज की बात है, ये तो सिर्फ एक आई वॉश है। दरअसल इसके बहाने जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं अल शरा, उनको हटाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। यानी कि वो एक तरीके से इजराइल पर बेवजह लड़ाई को भड़काने का, युद्ध को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। मनन द्विवेदी जी, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जहां तक सीरिया की कॉन्फ्लिक्ट की बात है, और जहां तक हम पूरे रीजन को ही ले लें, वेस्ट एशिया को, उसमें ग्रेट पावर इंटरवेंशन, जैसे कि पहले हमारे जनरल साहब ने बताया, तो ये जो ग्रेट पावर इंटरवेंशन है, कभी अमेरिका का, कभी रशिया का, और अब एर्दोगान साहब भी टर्की के थ्रू, द ओल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप, जो लांछन लगता था इस तरीके का टर्की के ऊपर, उसको हटा के एक टर्की का एम्पायर पूरे ही रीजन में, सेंट्रल एशिया में और एससीओ के रीजन में बनाना चाहते हैं। तो इन सब देशों ने अपना एक प्लेइंग ग्राउंड बना के रखा हुआ था सीरिया को, जिसके कारण सीरिया की अब ये दशा है। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू तो बहुत क्लियर पहले भी कर चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना रहा है, उसमें जो प्रोग्रेस की है, उसके चलते ये धीरे धीरे सीरिया, हिजबुल्लाह, यमन और अमेरिका और ईरान का कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हुआ है। और जहां तक सीरिया की हम देखें, सेक्टेरियन स्ट्राइफ, मतलब जो विभिन्न जो सेक्ट्स हैं, जो कबीले हैं वहां पर, जैसे कि बिदायूं हुए, अलावाइट्स हुए, कर्ड्स हुए और ड्रूज हुए, जिनके बारे में हम लोग जानते ही हैं, ये एक दूसरे के कभी तो साथ में और कभी अलग होकर कभी टर्की के सपोर्ट से, कभी ईरान के सपोर्ट से और कभी इजराइल के सपोर्ट से ये आपस में गुत्तम गुत्ता रहे हैं। और बशर अल असद की रिजीम भी चली गई है। और 2011 के बाद से, पर हम देखेंगे कि 2011 के बाद से स्थितियां बड़ी विकट हुई हैं, और क्योंकि रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा था रशिया और ईरान, और बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे दूसरे राष्ट्र, तो इसके चलते वहां की स्थिति बहुत खराब हुई। पर जो की मुख्य कारण है वो है माइनॉरिटीज का सप्रेशन, सीरिया में ड्रूज का सप्रेशन। और अगर हम ड्रूज को देखें तो हम पाएंगे कि करीब 1 मिलियन ड्रूज हैं पूरे रीजन में संख्या में, और जो आधी पॉपुलेशन ड्रूज की वो सुबैदा में और आसपास में साउथ वेस्ट सीरिया में पाई जाती है। और 1,53,000 ड्रूज इजराइल में भी पाए जाते हैं। तो ये बड़ी इंट्रिकेट समस्या है, और बहुत सारे ड्रूज तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स भी हैं। तो बड़ा टिकलिश, सेंसिटिव और प्रॉब्लमेटिक रीजन तो ये रहा ही है शुरू से। पर सीरियन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पेचीदा और इंट्रिकेट मुझे नजर आती है। और मुझे लगता है कि जैसे ये कहा जाए कि ट्रंप ही आएंगे एंड में, अमेरिका भले ही कितना ही बड़ा हेजीमॉन हो या आर्म ट्विस्टर हो, पर ट्रंप ने जैसे सीज फायर करवाया, और टॉम बैरक जो हैं, जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं टर्की में, जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया है, तो ट्रंप शायद फिर दौरा करेंगे, मार्को रूबियो से फिर दौरा करेंगे, और ये जो जंग छिड़ गई है सीरिया में, शायद इसमें कहीं कमतरी हो। मेरी ऐसी सोच है।